Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Muslim law. Muslim law के last classes में हम sources of Muslim law cover कर चुके हैं. In today's lecture, we will continue from the fresh topic that is related to schools of Muslim law. जैसे हमने देखा था हिंदू लॉ के अंदर क्या मिताक्षरा और दायबा का दो स्कूल्स हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम लॉ में बेसिकली जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेनली स्कूल, सुन्नी एंड शिया, बट एक थर्ड स्कूल भी है, मोटा जिला स्कूल भी. तो ये तीन प्रकार के स्कूल्स हैं. अब विवाद आता है कि ये इनमें दो तीन प्रकार के स्कूल्स का उद्भव हुआ कैसे, क्या हजरत मोहम्मद की डेथ के बाद से अलग अलग स्कूल में डिवाइड हो गए थे? ऐसा कुछ नहीं है. हजरत मोहम्मद के बाद कोशिश ये थी कि हजरत मोहम्मद के बाद एक तरीके से विवाद उत्पन्न होने लगा. कुछ तो ये कह रहे थे कि इलेक्शन होना चाहिए और उसके बाद जो है एक हमारा नया जो खलीफा है, कैलिफ जो वर्ड हम यूज करते हैं, वो अपॉइंट होना चाहिए. दूसरा ग्रुप ये था, वो ये कहता था कि जो इनहेरिटेंस है यानी कि जो सक्सेशन है, हजरत मोहम्मद के जो रिलेटिव्स है वो जो है उन्हें हक मिलना चाहिए और वो जो है ये सारी की सारी कमांड उनके पास होनी चाहिए. तो ऐसे करते हुए काफी लंबे टाइम तक ये संघर्ष चलता रहा और मेनली जो है 4 खलीफा हुए थे जिन्होंने प्रॉपर्ट की मृत्यु के बाद जो है काफी अच्छे से इसको कवर किया, संभाले रखा, पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने की कोशिश की. उनमें ये 4 जो है अबू बकर, ओमर इब्न अल खताब, उस्मान इब्न अफफान, अली इब्न अबी तालिब. ये 4 हैं. बेसिकली एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि फर्स्ट जो है खलीफा कौन था, तो वो अबू बकर था. ये जो थे मोहम्मद साहब के ससुर थे, उमर इब्न, ये भी उनके ससुरी थे. तो पहला खलीफा पूछा जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जो पहला खलीफा है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है. अब हम बात करते हैं कि क्या फिर कितने टाइम के बाद, इसका कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है कि कब से ये दोनों स्कूल में डिवाइड हुए, थर्ड स्कूल में इनका डिवीजन किस प्रकार से हुआ. लेकिन जब ये 4 खलीफा थे उन्होंने कोशिश की एकजुट बनाए रखने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो नाकामयाब रहे. तो उस टाइम में ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि कैसे संभाला जाए. उस टाइम में मुस्लिम समुदाय जो है वो 2 ग्रुप में बंट गया, एक सुन्नी में और एक शिया में. कुछ एक लोग जो है सुन्नी को फॉलो करते थे और कुछ एक शिया के. सुन्नी के जो रूल्स हैं और शिया के जो रूल्स हैं मोस्टली तो सेम है, बट काफी डिफरेंसेस भी इनके अंदर आता है, जो हम डिफरेंसेस आगे डिस्कस करेंगे कि क्या इनके बीच में डिफरेंसेस था. पहले हम जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में भी इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता स्कूल्स के बारे में, प्री में पूछा जा सकता है, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कुछ है. सुन्नी और शिया स्कूल ही मेनली जो है डिस्क्राइब किए जाते हैं, और मोटा जिला स्कूल भी है. ये क्या है, पर्टिकुलर कुछ एक ग्रुप के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है. कुछ एक ग्रुप है जो इस स्कूल को मानते हैं. इसे आप ये कह सकते हो कि शिया का ऑल्टरनेट ही इसे कहा जा सकता है. ये जो मोटा जिला जो स्कूल है ये शिया स्कूल को ही कहीं ना कहीं फॉलो करता है, तो इसे शिया स्कूल के अंदर ही आप काउंट कर सकते हो. लेकिन अगर अलग अलग हेडिंग वाइज अगर पूछा जाता है तो बेसिकली जो है 2 ही स्कूल होते हैं, और मोटा जिला जो कोई ऐसा विशेष स्कूल नहीं है. लेकिन आमिर अली जो एक कमेंटेटर है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, उन्होंने ये कहा है कि एक इंडिपेंडेंट सेक्ट है, ये एक इंडिपेंडेंट सेक्ट है, समुदाय है जो पर्टिकुलरली जो मोटा जिला के जो रूल्स को फॉलो करते हैं. इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है शिया और सुन्नी स्कूल के ही रूल्स को फॉलो करता है, और मोस्टली जो है शिया स्कूल्स के रूल्स को फॉलो करता है. अब हम देखते हैं सुन्नी स्कूल. सुन्नी स्कूल जो 4 भागों में बांटा हुआ है. फर्स्ट इज हनाफी स्कूल. हनाफी स्कूल जो है, इसका नाम हनाफी क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है अबू हनीफा इमाम हुए थे. अबू हनीफा, ये अबू हनीफा जो थे ये उम्र इब्न शर्जील जो थे उनके आप कह सकते हो पड़पोते थे इमाम अबू हनीफा. उनके नाम पर ही स्कूल का नाम हनाफी स्कूल पड़ा. बेसिकली इन स्कूल्स का मेन फोकस कुरान तो था, कुरान को तो सभी स्कूल्स में फॉलो किया गया है, लेकिन आगे कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं. इनमें क्या डिफरेंसेस है वो हम देख लेते हैं. अगर हम हनाफी स्कूल के फीचर्स की बात करें तो प्राइमरी सोर्स इनका कुरान था, और प्रोमिनेंस टू क्यास. उसके बाद ये क्यास को महत्व देते थे. पहला सोर्स है इनका कुरान, फिर ये क्यास को महत्व देते थे. क्यास क्या होता है मैंने आपको बताया था, सोर्सेज में एनालॉजिकल डिडक्शंस होते हैं, कुछ अनुमान लगाया जाता है जिसमें. तो इसके सैलिएंट फीचर में सबसे पहली चीज कि ये जो है कुरान पर फोकस करते थे और क्यास को भी मानते थे, और कहीं ना कहीं हदीथ की जो डॉक्ट्राइन है उसको भी फॉलो करते थे. कुरान के साथ हदीथ भी साथ में काउंट हो ही जाता है. तो कुरान उसके साथ साथ मैं अगर आपको कहूं तो यहाँ पे मैं एक और लिखवा देती हूँ आपको. कुरान प्लस में
जो ये हदीथ जो हमने करा था लास्ट क्लास में, उन हदीथ को भी ये फॉलो करते थे। तो कुरान और हदीथ दोनों चीजें इसमें शामिल थी। उसके बाद है प्रोमिनेंस टू क्यास। क्यास को ये काफी महत्व देते थे। क्यास जो अनुमान लगाने की बात आती है उसको भी ये इस स्कूल में एक तरीके से रोल दिया गया है। अगर आप क्यास की बात करते हो तो क्यास को महत्व इसलिए दिया गया कि जब हमारे पास बाकी सोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्यास ये हमारे पास रह जाता है। फिर इन्होंने इस्तिहसन, और यानी कि इस्तिहसन किसको बोलते हैं, ज्यूरिस्टिक इक्विटी को बोलते हैं, जो इक्विटी के बेस पर। तो ये जो थे अबू हनीफा जो थे, उन्होंने इस्तिहसन को काफी महत्व दिया। इनके अकॉर्डिंग इस्तिहसन का मतलब था इनके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब है कि जो जजेज होते हैं, ज्यूरिस्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग लॉ किस प्रकार होना चाहिए, तो ये उसको भी फॉलो करते थे। तो इस्तिहसन जो है इनका इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें माना गया है। इज्मा को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया। इज्मा का मतलब है ज्यूरिस्ट की जो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन होता है, जो ज्यूरिस्ट होते हैं, जो जजमेंट दे रहे हैं, उनकी एक ओपिनियन की बात की गई थी, वो हनाफी स्कूल ने भी फॉलो किया है। उर्फ कस्टम को फॉलो किया है। यूजेस का मतलब जो व्यवहार होता है उसको फॉलो किया है। और इस्तिदलाल को भी इन्होंने फॉलो किया है। इस्तिदलाल क्या चीज है, मैंने आपको करवाया था लास्ट लेक्चर में। इस्तिदलाल जो होता है वो इन्फेरेंस होता है, प्रेजम्पशन होता है, कुछ अनुमान लगाना, किसी चीज से इन्फर करना। जैसे पुराने कोई जजमेंट आ गया, प्रेसिडेंट आप कह सकते हो इसे एक तरीके से, जो पुराने जजमेंट है उसके बेस पर जो है नए जजमेंट को फॉलो करवाया जाता है, प्रेसिडेंट को आप कह सकते हो। फिर सेकंड स्कूल आता है यहाँ पर मलिकी स्कूल। मलिकी स्कूल के फाउंडर कौन थे, मलिक इब्न अनस थे, इनका नाम याद रखना है हमें। इन्हें जो है मदानी स्कूल भी बोला जाता है, इन्हें मदानी स्कूल भी बोला जाता है। आप लिख लेना यहाँ पर, मदानी स्कूल भी कह देते हैं कई बार, क्योंकि ये मदीना सिटी से लर्निंग होती है इसकी, मलिकी स्कूल की लर्निंग फ्रॉम मदीना सिटी। तो मैं लिखवा देती हूँ आपको, लर्निंग फ्रॉम मदीना सिटी, इसलिए जो है इसको मदानी स्कूल भी बोला जाता है। लर्निंग फ्रॉम मदीना सिटी, so it is called Madani school also, Madani school also। तो इसे जो है मदानी स्कूल भी बोला जाता है। तो आप ये भी याद कर सकते हो कि इसे मदानी स्कूल बोला जाता है। तो इसको साथ के साथ मैं ये इसीलिए लगवा रही हूँ पॉइंट्स कि आपके माइंड में रह जाए। क्योंकि जब भी कोई आप करते हो उसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में, वही हाईलाइट भी कर सकते हो और साथ में लिख भी सकते हो। तो इसको जो है मैं एक तरीके से यहाँ पर अंडरलाइन भी इसको कर देती हूँ कि कहीं किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे कि क्या कुछ है ये। एक सेकेंड, मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कुछ टाइप करें तो हमारा रेड कलर में आए तो थोड़ा सा अलग रहता है। फाउंडर्स के मलिक इब्न, कुरान इसमें भी फॉलो किया जाता था, कुरान इसमें फॉलो किया गया है। और ट्रेडिशन ऑफ प्रोफेट, प्रोफेट की जो ट्रेडिशन थे यानी कि हदीथ जो है उसको भी फॉलो किया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पर हदीथ भी आप लिख सकते हो, जो हदीथ है वो भी इसमें फॉलो किया गया है, हदीथ भी इसमें फॉलो किया गया है। और रिलाय अपन यूजेस और कस्टम ऑफ मदीना, मदीना के जो कस्टम है, मक्का मदीना है वहां के जो कस्टम, यानी कि हनाफी में भी कस्टम है, इसमें भी कस्टम है, हनाफी में भी हदीथ है, इसमें भी हदीथ है, हनाफी में भी कुरान है, इसमें भी कुरान है। इन्होंने भी इज्मा को एक्सेप्ट किया, हनाफी ने भी इज्मा को एक्सेप्ट किया, उन्होंने इस्तिदलाल यानी कि प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट किया है। ये जो है इस्तिस्लाह की बात करते हैं, जो डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक गुड, लोगों के भले के लिए जो काम किया जाता है उस डॉक्ट्राइन को ये फॉलो करते हैं। बस ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस आ जाता है। ज्यादा डिटेल में हमें इनको कवर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। और वैसे अगर कहीं एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहता है तो कहीं से कुछ भी उठा सकता है। आगे बात करते हैं थर्ड स्कूल की, सैफई। सैफई क्या है, मोहम्मद अश सैफई जो है इसके फाउंडर हैं। और मेथड ऑफ फॉर्मल लीगल प्रिंसिपल के मेथड्स को इन्होंने फॉलो किया है। कुरान तो लगभग सभी में फॉलो होता ही है, तो इसको मैंने लिखने की इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगा कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने बेसिकली जो फोकस किया था, कुरान तो सभी के लिए है, इन्होंने फॉर्मुलेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल, जो लीगल प्रिंसिपल कुछ एक कुरान में दिए गए उसको एक्सेप्ट किया। इस्लाम में क्या नियम चल रहे हैं, क्या जूरिस्प्रूडेंस फॉलो होता है उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस ऑफ कुरान आ गया ना नीचे, कुरान को एक्सेप्टेंस किया, इज्मा को, ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि हदीथ को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट जो होते हैं वो हदीथ बोलते हैं उसे, तो उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है।
उसके बाद नेक्स्ट इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ इज्मा, इज्मा की डॉक्ट्राइन ले लिया, पहले भी मैंने मेंशन कर दिया, दोबारा से भी कर दिया। इस्तिहाद, इन्होंने क्या देखो आप इसमें इस्तिदलाल, हनाफी में इस्तिदलाल को यूज किया गया यानी कि जुडिशियल प्रेसिडेंट। इस्तिस्ला डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक गुड को इन्होंने यूज किया था, लेकिन जो सेफई जो स्कूल है उन्होंने इस्तिहाद को यूज किया। इस्तिहाद का मतलब होता है रीजनिंग, तो इन्होंने रीजनिंग पर इंपॉर्टेंस दी है, रीजनिंग को माना है कि कोई भी आप फैसला देते हो उसमें कोई रीजनिंग होनी चाहिए, उसमें कुछ कारण अवश्य होना चाहिए, तो ये बात इन्होंने कही है। सॉरी, जब तक पेन टैबलेट नहीं आ जाता कुछ इश्यू रहेगा ही। चलिए कंटिन्यू करते हैं, हमें पढ़ने से मतलब है। फिर बात आती है हनबली स्कूल की। हनबली स्कूल जो है फाउंडर है इसके अहमद इब्न हनबली, ये इनके फाउंडर है। इन्होंने हदीथ का एक्सटेंसिव यूज किया है, हदीथ यानी कि जो कंडक्ट थे प्रॉपर के वो यूज किया है, इज्मा को यूज किया है, कियास, इस्तिहसन का इन्होंने यूज किया है। इस्तिहसन का पहले भी यूज हो चुका है। इस्तिस्ला, इस्तिदलाल, इस्तिहसन का यूज पहले नहीं आया हुआ। तो इस्तिहसन जो होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कहीं ना कहीं हनबली स्कूल ने उसको इम्पोर्टेंस उसकी दी है। तो इस्तिहसन क्या होता है? इस्तिहसन का मतलब होता है जो प्रेफरेंस है, यानी कि ट्रेडिशन जो होते हैं उन्हीं को फॉलो इसमें किया गया था। या इस्तिदलाल, ठीक है, ट्रेडिशन को फॉलो किया गया था, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। कुरान तो इसमें भी इंक्लूड था, मैं लिखवा देती हूँ। कुरान तो हर एक स्कूल का मेन पार्ट ही कुरान है। अगर कुरान को नहीं फॉलो करोगे तो फिर फॉलो क्या होगा? तो कुरान को भी फॉलो किया गया है। और अगला स्कूल आ जाता है हमारा शिया स्कूल। सुन्नी स्कूल में इंपॉर्टेंट ज्यादातर जो लोग हैं वो सुन्नी स्कूल को ही फॉलो करते हैं मुस्लिम्स में। अब शिया स्कूल्स की बात आती है। जब शिया स्कूल्स की आप बात करते हो, इसमें फर्स्ट स्कूल है अथना, असारिया और इमामिया। इसे इमामिया इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर इस स्कूल के जो फॉलोवर हैं वो 12 इमाम्स थे। 12 इमाम्स थे। इमाम क्या होता है उसका भी डिफरेंस मैं बताती हूँ आपको। इमाम एक तरीके से जो मॉस्क होता है, जो मस्जिद होता है, उसमें पूजा पाठ के लिए जैसे मंदिरों में पुजारी होता है, उसी तरह से मस्जिद में जो वहां पर एक तरीके से नमाज अदा करने के लिए कोई एक व्यक्ति जो वो सारा को सारा संभालता है उसे जो है इमाम बोलते हैं। 12 इमाम जो थे इस स्कूल में इंक्लूड थे और 12 इमाम की वजह से इस स्कूल को ट्रैवलर्स बोला जाता है। ये जो थे ये एक तरीके से अथा असारिया जो स्कूल है ये भी आगे 2 पॉइंट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज अकबरी। अकबरी जो है ये वो लोग थे जो सिर्फ ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जो पुराने टाइम से चले आ रही परंपराएं उनको फॉलो करते हैं। उसूली, उसूल का मतलब असूल, नियम। ये क्या करते हैं, जो ह्यूमन रीजन है मनुष्य का, किसी भी कुरान के पार्ट को इंटरप्रेट करने का क्या ह्यूमन रीजन है, मनुष्य का क्या रीजन है, उसको ये उसूली में लेके आते हैं। अगर इतना सारिया स्कूल की बात करें तो ये लेबनान जो देश है वहां पर इसको फॉलो किया जाता है। ईरान, इराक में फॉलो किया जाता है। इंडिया के भी कुछ भाग में फॉलो किया जाता है और पाकिस्तान में भी। शिया जो होते हैं वो जो बहुत ज्यादा कट्टर टाइप के होते हैं और इसलिए जो है बहुत कम लोग जो है फॉलो करते हैं। अगला स्कूल है इसमें इस्माइलिया। इस्माइल जो था, इस स्कूल का नाम इस्माइल के नाम पड़ा है। इस्माइल जो था जो 4th इमाम थे इस अपना सारे स्कूल में। 12 इमाम की बात आ रही है, उसमें इस्माइल जो था वो 6th इमाम का जो है बेटा था सबसे बड़ा, और जो उसके फॉलोवर थे वो इस्माइलिया कहलाए। अगर हम इस्माइल की बात करें तो अपने फादर के बाद इन्होंने अपने आप को ईमान समझ लिया था और इमाम समझा, और जो 7th नंबर के इमाम था उसको ये जो है कोई भी वैल्यू नहीं देते थे। तो इस प्रकार से उनके जो फॉलोवर्स थे वो जो 7ers भी बोले गए क्योंकि अपने आप को 7th इमाम की कैटेगरी में समझता था। इसके फॉलोवर सबसे पहले इसका उदय ही इजिप्ट में हुआ, फिर सीरिया में इसको माना गया है, सेंट्रल एशिया में, इंडिया के कुछ पार्ट में भी और पाकिस्तान में भी। तो ये इसमें जो पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इस्माइलिया स्कूल जो है उसके आगे जो है 2 पार्ट्स और आगे हैं। इस्माइलिया स्कूल में भी काफी इम्पोर्टेंट जो है इसको माना जाता है क्योंकि इस्माइलिया स्कूल जो इस्माइल के नाम पर रखा गया था, जो 6th जो इमाम थे उसका सन था इस्माइलिया। इसके बाद भी आगे जो है 2 पार्ट्स में और डिवाइड होता है। एक स्कूल है उसको भी मैं अभी डिस्कस करवाती हूँ आपको। इस्माइलिया स्कूल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये भी आगे 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड
into two parts. फर्स्ट है खोजाज और सेकंड है इसमें बोहराज ऑफ बॉम्बे। तो ये भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड है, खोजाज एंड बोहराज। तो इसको भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि खोजाज एंड बोहराज की बात हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है आगे टू पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसको जो है हमें साथ में करना पड़ेगा कि ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि ये जो फर्दर आगे किस में डिवाइड है या किस में डिवाइड नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फर्दर जो है किस में डिवाइड है। इसको मैं हाईलाइट करवा देती हूँ जो आपको माइंड में रह जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा अब इस्माइलिया स्कूल। अब बात करते हैं जेडिया। जेडिया जो है वो जेड के नाम से है। जेड जो था वो फोर्थ इमाम का सन था और उसके जो फॉलोवर हुए से जेडिया बोला गया। और ये जो है ये स्कूल जो है मोस्टली जो यमन जो है सऊदी अरेबिया में जो यमन है कंट्री वहां पर इसको फॉलो किया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है यही स्कूल्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिटेल में डिस्कस करना है, डिटेल में इस कंसेप्ट को क्लियर करना है तो आप अकील अहमद की बुक जो है काफी इजी वर्डिंग में है, उसको आप समझ सकते हो। अगर हम बात करें मोटा जिला स्कूल की बात करते हैं तो मोटा जिला जो स्कूल है वो स्कूल जो है बेसिकली सुन्नी और शिया से लेके बना हुआ, मैंने पहले आपको बता दिया था मैंने। ये जो है मोटा जिला बेसिकली शिया के जो उसूली स्कूल है उस जैसा ही आप इसे कह सकते हो। अगर हम लॉ के सेंस में समझे तो मिडेवियल पीरियड में क्या हुआ, मध्यकालीन भारत के अंदर मुस्लिम समुदाय के अलग अलग हिस्से बन गए, अलग अलग सेक्ट बन गए, अलग अलग आप कह रहे हो ना जैसे ब्राह्मणवाद हो गया, इसी प्रकार से मुस्लिम्स में अलग अलग सेक्ट बन गए थे। उन्हीं में से जो एक सेक्ट था जो एक अपने आप को अलग ट्रीट करता था शिया से, तो उसको जो है मोटा जिला स्कूल का नाम दिया गया। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट व्हेन द फर्दर एनी वीडियो वाज अपलोडेड देन यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट वीडियो। और कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।